नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक डायनेस्टी का अंत नहीं बल्कि एक नए एरा की शुरुआत तय करते हैं। सोचिए, एक ऐसा एम्पायर जो अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री थी और जिसका कल्चरल इन्फ्लुएंस आज भी हम महसूस करते हैं। लेकिन 1707 में एम्पायर औरंगजेब की डेथ के बाद बस अगले 50 सालों में ये स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 1707 तक मुगल्स पूरी इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन 1740 आते आते दुनिया को पता चल गया कि एम्पायर अब अंदर से खोखला हो चुका है। आज हम इस ग्रेट फॉल को साइंटिफिक और रैशनल नज़रिए से समझेंगे। क्या ये सिर्फ कमज़ोर किंग्स की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई गहरा इकोनॉमिक क्राइसिस था? और क्या 18th सेंचुरी सच में एक डार्क एज था? आइए जानते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद जो पीरियड शुरू हुआ उसे हम कहते हैं द एरा ऑफ लेटर मुगल्स। ये वो दौर था जब एम्पायर्स थ्रोन पर बैठा कम करते थे और बदले ज़्यादा जाते थे। अगले 50 सालों में 9 एम्पायर्स चेंज हुए। सबसे पहले आए बहादुर शाह अवन, जिनका रेन 1707 से 1712 के बीच में रहा। वो 63 की एज में किंग बने। वो नोबल्स को खुश करने के लिए टाइटल्स और रिवॉर्ड्स बांटने में इतने जनरस थे कि स्टेट का खजाना खाली होने लगा। हिस्टोरियन खाफी खान ने उन्हें निकनेम दिया, शाह ए बेखबर। इसका मतलब द हीडलेस किंग, यानी वो राजा जिसे खबर ही नहीं कि राज्य में क्या चल रहा है। उनके बाद 1712 में आए जहांगीर शाह। इन्हें हिस्टोरियंस प्रोफिगेट फूल कहते हैं। ये मुगल हिस्ट्री के पहले पपेट किंग थे। असली ताकत उनके वजीर जुल्फिकार खान के हाथ में थी। जुल्फिकार खान ने एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई और खतरनाक चीज शुरू करी, इजारा सिस्टम, यानी कि रेवेन्यू फार्मिंग। इसका मतलब है कि टैक्स कलेक्ट करने का काम अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे। इसने किसानों का खून चूसना शुरू कर दिया। इसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री हुई किंग मेकर्स की। ये थे सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। 1713 से 1720 तक ये कोर्ट के सबसे पावरफुल लोग थे। ये अपनी मर्जी से एम्परर्स बनाते थे और गिराते थे। उन्होंने पहले फारूक सियार को गद्दी पर बैठाया और जब वो उनकी बात नहीं मान रहा था तो 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने रफ़ीउद्दराजत, रफ़ीउद्दौला और फाइनली मोहम्मद शाह को एम्परर बनाया। मोहम्मद शाह का रेन 1719 से 1748 के बीच में रहा, जिनका निकनेम था रंगीला। रुस्तम अली अपनी किताब तारीख हिंद में लिखते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ के प्रति नेग्लिजेंट थे। उनका पूरा ध्यान वाइन और म्यूज़िक में था और यही वो क्रिटिकल टाइम था जब एम्पायर टूटने लगा। निज़ामुल मुल्क ने डेक्कन में, सादत खान ने अवध में और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली। सेंटर यानी कि दिल्ली अब बस नाम का रह गया था। लेकिन दोस्तों, एक एम्पायर सिर्फ एक किंग मेकर के मरने से या रंगीला होने से नहीं गिरता। इसके पीछे गहरे स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक रीजंस थे। सबसे पहले बात करते हैं जागीरदारी क्राइसिस की। हिस्टोरियन सतीश चंद्रा इस थ्योरी को डिटेल में समझाते हैं। मुगल सिस्टम जागीरदारी पर चलता था। नोबल्स यानी कि मनसबदार को सैलरी कैश में नहीं बल्कि ज़मीन यानी कि जागीर के रूप में मिलती थी। जागीरदार यानी कि नोबल्स की संख्या बढ़ गई, लेकिन अच्छी जागीर यानी कि प्रोडक्टिव लैंड जो है कम पड़ गई। जमा और हासिल में एक मिसमैच बन गया। कागज़ पर इनकम ज़्यादा थी लेकिन हाथ में पैसा कम आ रहा था। इस शॉर्टेज की वजह से नोबल्स के बीच में ग्रुपिज्म शुरू हुआ। हर कोई अच्छी ज़मीन चाहता था। इसने एम्पायर को अंदर से इकोनॉमिक बैंकरप्सी की तरफ धकेल दिया। दूसरा रीज़न दिया हिस्टोरियन इरफान हबीब ने, द एग्रेरियन क्राइसिस। उनका कहना है कि किसानों पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया था कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जागीर्स की वजह से नोबल्स को लगता था कि आज ज़मीन उनके पास में है, कल और किसी के पास होगी, इसलिए वो किसानों को निचोड़ लेते थे। इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। इरफान हबीब मानते हैं कि जाट्स, सिख्स और मराठास का रिवोल्ट असल में पीजेंट रेबेलियन थे, जिन्हें जमींदार लीड कर रहे थे। जब इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो एम्पायर का गिरना तय था। तीसरा रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। मुगल आर्मी फ्यूडल थी। सोल्जर्स की वफादारी एम्पायर्स के लिए नहीं, अपने मनसबदार के लिए होती थी। जब मनसबदार करप्टेड हो गए, जिन्हें JN सरकार नाइट्स ऑफ रोमांस कहते हैं, तो आर्मी की ताकत भी
खत्म हो गई। जब घर अंदर से कमज़ोर होता है तो बाहर वाले हमला ज़रूर करते हैं। 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने इंडिया पर हमला किया। रीज़न सिंपल था, इंडिया की वेल्थ और मुगल एम्पायर की वीकनेस। मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह ने पर्शियन एम्बेसडर्स की इंसल्ट की थी, जो नादिर शाह को एक बहाना मिल गया। बैटल ऑफ करनाल 24 फरवरी 1739 में हुई। आप हैरान होंगे कि मुगल आर्मी, जिसके पास लाखों सोल्जर्स थे, वो नादिर शाह के सामने सिर्फ 3 घंटे में हार गई। मुगल कमांडर खाने दौरान मारा गया। नादिर शाह दिल्ली पहुंचे और वहां मैसेकर किया, यानी कि कत्लेआम। जॉन मेलकॉम लिखते हैं कि नादिर शाह हाथ में तलवार लेकर बैठा था और दिल्ली खून से रंग गई थी। जाते वक्त नादिर शाह अपने साथ शाहजहां का फेमस पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड ले गया। इस इवेंट ने दुनिया को दिखा दिया कि द ग्रेट मुगल अब खोखले हो चुके हैं। मोहम्मद शाह को इंडस रिवर के वेस्ट के सारे एरिया सरेंडर करने पड़े। इसके बाद नादिर शाह के सक्सेसर अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर बार बार हमले किए। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें मराठास की हार हुई। इस डिजास्टर ने क्लियर कर दिया कि अब इंडिया पर राज करने के लिए कोई भी इंडियन पावर, चाहे वो मुगल्स हो या मराठास, रेडी नहीं है। मैदान खाली था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, मुगल एम्पायर क्यों गिरा? हिस्टोरियंस इस पर क्या कहते हैं? पहला व्यू है ट्रेडिशनल व्यू, जिसमें जादूना सरकार मानते थे कि डिक्लाइन औरंगजेब की रिलीजियस बाइगोट्री की वजह से हुआ। उन्होंने जिजिया लगाया, राजपूत को दुश्मन बनाया और डेक्कन अल्सर 27 साल के डेक्कन वॉर ने खजाना खाली कर दिया। वो मानते थे कि बाद के रूलर्स इम्बेसाइल थे। वो रेबेलियंस को हिंदू रिएक्शन टू इस्लामिक ऑनस्लॉट मानते थे। सेकंड व्यू था मार्क्सिस्ट व्यू, जिसमें इरफान हबीब और सतीश चंद्र जैसे हिस्टोरियंस आते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इस थ्योरी को नहीं मानते। उनके लिए धर्म का मामला नहीं, इकोनॉमी का मामला था। सतीश चंद्र जागीरदारी क्राइसिस पर फोकस करते हैं और इरफान हबीब एग्रेरियन एक्सप्लॉयटेशन पर। वो कहते हैं कि सिस्टम इकोनॉमिकली फेल हो गया था, इसलिए एम्पायर गिरा। तीसरा व्यू है रिविजनिस्ट व्यू। आजकल के नए रिसर्च, जिसे C.A. बेली और मुजफ्फर आलम लीड करते हैं, एक अलग नजरिया देती है। वो कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी कोई डार्क एज नहीं था। एम्पायर कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि पावर पार्सलाइज हो गई, यानी कि टुकड़ों में बट गई। मुजफ्फर आलम का डाटा दिखाता है कि अवध और पंजाब में एग्रीकल्चर और ट्रेड एक्चुअली ग्रो कर रहा था। तो ये डिक्लाइन नहीं, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन था। जैसे एक नदी जब सूखने लगती है तो वो कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। मुगल एम्पायर वो नदी थी और बंगाल, अवध, हैदराबाद वो नई धाराएं थी। तो कंक्लूजन क्या है? मुगल एम्पायर का पतन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसमें वीक लीडरशिप, जागीरदारी क्राइसिस, एग्रेरियन डिस्ट्रेस और नादिर शाह के हमले सबका हाथ था। लेकिन दोस्तों, एम्पायर गिरने का मतलब ये नहीं था कि इंडिया में पावर वैक्यूम बन गया। पावर खत्म नहीं हुई, बस शिफ्ट हो गई। दिल्ली से निकलकर पावर रीजनल गवर्नर्स के पास चली गई। बंगाल में मुर्शीद कुली खान, अवध में सादत खान और हैदराबाद में निजामुल मुल्क। ये नए स्टेट्स सक्सेसर स्टेट्स कहलाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नए किंग्स इंडिया को संभाल पाएंगे? क्या वो मुगल एम्पायर का अल्टरनेटिव बन पाएंगे, या वो बस आपस में ही लड़कर किसी तीसरी ताकत का रास्ता साफ कर देंगे? ये हम जानेंगे अगले वीडियो में, जब हम बात करेंगे द राइज ऑफ रीजनल पावर्स बंगाल, अवध एंड हैदराबाद की। अगर आपको ये डिटेल और साइंटिफिक एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।